लेक्चर नंबर क्वेश्चन 7 निकालें होमवर्क वाला। ओके, क्वेश्चन 7 होमवर्क वाला, उसमें अब हम डिस्कशन करने लगे हैं। अच्छा, कैसा था सवाल? IS 41 वाला अच्छा था सवाल टेस्ट में, और IS 38 वाला सवाल कैसा था? कितने लोगों ने दे दिया टेस्ट? एक साहब ने दे दिया टेस्ट, ठीक है, अच्छा हो गया, सही हो गया ना, ठीक है। अच्छा भाई, हमारा साल कौन सा था जिसकी हमने P&L और बैलेंस शीट बनानी थी? 10 की भी और 11 की भी। चलें 11 की पहले बात कर लेते हैं। अच्छा, ये जो बैलेंस शीट बनानी होती है इसके लिए भी फिक्रा सुन लें, और मैच्योरिटी एनालिसिस बनाना होता है इसके लिए भी फिक्रा सुन लें। बैलेंस शीट में लीज लायबिलिटी मालूम करने के लिए, और मैच्योरिटी ना भाई बातें ना करो भाई, मेरा भी दिल चाहेगा बातें करने को। बैलेंस शीट में लीज लायबिलिटी मालूम करने के लिए और नोट में मैच्योरिटी एनालिसिस बनाने के लिए हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें। लकीली हमारा साल जनवरी से दिसंबर कैलेंडर वाला था तो आसान था। हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें, हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें। तो हमारे साल की पेमेंट के नीचे हमने लाइन लगा दी। जब हमारे साल की पेमेंट के नीचे हमने लाइन लगा दी, अब एक भाई को थर्ड रो में यार आने दो, थोड़ा सा इधर हो जाओ, एक इधर बैठने से थर्ड रो में। अच्छा आ जाएंगे दोनों? नहीं आएंगे, उठा दो। हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें। जब हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दी तो बैलेंस शीट बनाते हुए करंट नॉन करंट का लफ्ज बोलूं या लेस देन 1 ईयर 1 to 2 years? करंट नॉन करंट। तो यार ये ना कहा करें कि ये करंट है, ये ना कहा करें, ये कहा करें कि 2011 के लिए 2012 करंट है। 2011 का साल है हमारा, तो 2012 करंट है, और 2013, 14, 15, 16, 17 नॉन करंट। क्लियर हो गया? तो ये बैलेंस शीट में करंट और नॉन करंट आपने शो करना था 31, 12, 11 वाली बैलेंस शीट में। अगला सवाल, मैच्योरिटी एनालिसिस 2011 का बनाने के लिए 11 के साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें, और 11 के साल की पेमेंट 11 के पहले दिन हो गई है, तो 11 के साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें। 11 के साल के लिए लेस देन 1 ईयर कौन सा है? 12, 1 to 2 years 13, 2 to 3 years पूरा 14। तो ये 2 to 3 ओके, होना आराम। अच्छा जी, लेस देन 1 ईयर 1 to 2 years एंड 2 to 3 years। क्लियर? अच्छा भाई, ये क्या बन गया? मैच्योरिटी एनालिसिस, और क्या बन गई बोले? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में लीज लायबिलिटी। ये दोनों फिगर्स कितने लोगों की सही थी? आपके घर तक संडे आया था। संडे घर आ जाए ना तो बंदे भाग जाते हैं। संडे घर आ गया था और आप लोगों ने होमवर्क नहीं किया। कितने लोगों ने नहीं किया होमवर्क? अगर सिर्फ 2010 की मांगी है तो वो फिर इस तरह बना देंगे, 31 वाला 10 की पेमेंट की चलाइन लगा के। ओके, मैं भी 11 का बना रहा था। अगला जी सवाल आपसे मेरा कि P&L कैसे बनेगा? P&L बैलेंस शीट में एक चीज रहती है, मुझे पता है। पहले P&L में बताने लगा हूं। 31, 12, 11 का इंटरेस्ट का खर्चा चाहिए। खर्चा बैलेंस शीट में पेबल चाहिए होता है, P&L में खर्चा। बैलेंस शीट में पेबल, P&L में खर्चा चाहिए होता है। बैलेंस शीट में पेबल, P&L में खर्चा चाहिए होता है। अच्छा, मुझे ये बताएं, 31, 12, 11 के साल का अगर मैं खर्चा चाहता हूं तो या तो वो 31, 12, 11 को पे हो जाए बिजली का बिल। अगर 31, 12, 11 को पे ना हुआ तो 1 जनवरी 12 को पे होगा, जो कि होगा पिछले साल का। तो आप बता दें, मैंने कहा था इसमें लाइन लगाने की जरूरत नहीं होती इंटरेस्ट के खर्चे में। 31, 12, 11 का खर्चा 1 जनवरी 12 को पे होगा, इसलिए ये है हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस, जो कि है 31, 12, 11 के साल का। और मैंने कहा था यहां से भी चेक कर लिया करें, इसमें दरमियान में 2011 का साल ही आ रहा है।
देख लें दरमियान में 2011 का साल ही आ रहा है सारा। ये भी एक तरीका बताया था, सारी चीजें जरा जहन में रखा करें। क्लियर हो गया? ये खर्चा आ गया किस साल का? 11 का। अगला सवाल और आखिरी, अगर किराया साल के एंड पे पे हो रहा है या बिजली का बिल साल के एंड पे पे हो रहा है तो बैलेंस शीट में पेएबल नजर आएगा? अगर किराया साल के एंड पे पे हो रहा है या बिजली का बिल साल के एंड पे पे हो रहा है तो बैलेंस शीट में पेएबल नजर आएगा? अगला सवाल, अगर जो है वो किराया साल के आखिरी दिन नहीं अगले साल के पहले दिन पे हो रहा है या बिजली का बिल साल के आखिरी दिन नहीं अगले साल के पहले दिन पे हो रहा है तो क्या ईयर एंड पे पेएबल होगा? अब ये जो इंटरेस्ट है 31/12/11 का जो मैंने अभी आपको दिखाया था, क्या ये 11 के आखिरी दिन पे हुआ है या 12 के पहले दिन? तो इसका मतलब है 31/12/11 की रात को ये क्या था? पेएबल था। 31/12/11 की रात को ये क्या था? पेएबल था। ले आओ, डन हो गया। अब आप निकाल लें शुरू वाले सवाल, वो जो लेक्चर नोट्स वाले एंड वाले सवाल। आज एक नया सवाल करना शुरू करना है। ओके, कोने पे लगा दें, कोने पे लगा दें, उधर उधर। हाँ सर, मेरे को चाहिए ले जाएं। ओहो, मेरा तो ख्याल था सरासी वाली क्लास से लाए हैं। अच्छा जी, वो हाँ लेक्चर नोट्स लें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सवाल अब शुरू करने लगे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5, पेज 523। जी भाई शेर खान साहब, क्वेश्चन नंबर 5, लीज किस दिन कमेंस हुई जी? 1 अप्रैल 2007 को। और लीज की मुद्दत 3 साल। सालाना किराया 30,000। पे कब होगा? 31 मार्च 8 को। 1 अप्रैल स्टार्टिंग फ्रॉम 31 मार्च 8। तो बता दें अगर 1 अप्रैल 7 को लीज शुरू हो और 31 मार्च 8 को किराया पे हो तो एडवांस में पे हो रहे हैं या बाद में? एरियर का सवाल है या एडवांस का? एरियर का सवाल है। इंटरेस्ट रेट इज 15%। हिंट को भी छोड़ें। रिक्वायर्ड प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज फॉर द लेसी फॉर द ओ मैन। ईयर एंड क्या है? 31 और लीज का ईयर एंड 31 मार्च। मतलब ये है भाईजान, अगर आपके साथ वाला जो है वो थोड़ा सा मुतवज्जे हो जाए और अपनी और अपने वालिदैन की फिक्र करे तो हमारा ईयर एंड एक होगा 31/12/2007। अगला साल होगा 2008, अगला साल होगा 2009 और अगला साल होगा 2010। वैसे ही आपको जरा बता रहा हूं हमारी लीज कब शुरू हुई है जी? 1 अप्रैल 2000। यहां कहीं लीज शुरू हुई है तो अप्रैल से लेके 31 मार्च तक चलेगी। यहां पे लीज का 1 साल पूरा हो जाएगा और जहां पे ये लाइन एंड हो रही होगी यहां पे मैं पहली किस्त पे कर दूंगा। ये पहली किस्त पे होगी 31 मार्च को। इसके बाद 1 अप्रैल से अगला सर्कल शुरू हो जाएगा तो 1 अप्रैल से लेके अगले साल 31 मार्च तक अगली किस्त में यहां पे पे कर दूंगा। इसके बाद लीज कितने साल की है? 3 साल की। उसके बाद फाइनली 1 अप्रैल 2009 से लेके 31 मार्च 2007 तक मैं 31 मार्च 2010 तक क्या मैं आखिरी किराया पे कर दूंगा? अब ये जो आपको गोले गोले गोल नजर आ रहे हैं, क्या ये गोले गोले एंड पे नजर आ रहे हैं या शुरू में नजर आ रहे हैं? एंड पे नजर आ रहे हैं। एंड पे नजर आने का क्या मतलब है कि इस साल का किराया एडवांस में दिया जा रहा है या एंड पे दिया जा रहा है? इस साल का किराया एंड पे, इस साल का किराया एंड पे। तो स्काई ब्लू लाइन, ग्रीन लाइन और येलो लाइन क्या शो कर रही है? अकाउंटिंग ईयर एंड या लीज का ईयर एंड? हमारा लीज एग्रीमेंट। क्या दुनिया के अंदर सारे लीज ऐसे 1 जनवरी को लीज पे लिए जाते हैं या मिड ऑफ ईयर में भी लीज पे ले सकते हैं? अगर मिड ऑफ ईयर पे लीज में ले तो फिर हमारे साल के एंड पे उसका साल खत्म होगा या साल के बाद साल खत्म होगा? साल के बाद साल खत्म होगा। ओके लेट्स स्टार्ट। किधर है यार? इसमें से मार्कर निकालो। आज इस बैग में से मार्कर निकाल। उस क्लास में दानिश मौजूद हैं, मार्कर ले आए। चलें जी जल्दी। लीज पेमेंट और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट आप निकाल दें नॉर्मल तरीके से, कोई डिफरेंट बात नहीं है इसमें। लीज पेमेंट और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट निकाल दें, वो नॉर्मल तरीके से निकालिएगा, उसमें कोई ऐसी अजीब सी चीज नहीं है। बनाना यार, एलपी और पीवी ऑफ एलपी निकाल लें, फिर मोटिवेशन शेड्यूल बनाना शुरू करिए यार। और बस से नॉर्मल लिखें आप, लीज पेमेंट लिखें 30,000 3 90,000 और पीवी निकाल लें।
हाँ जल्दी भाग के आओ, पेपर चेक होके आज मिलेंगे कल मिलेंगे, जल्दी भाग के, आज मिलेंगे, मार्कर। बोलें जी एलपी। तीस हजार की कितनी किस्तें? सालाना किस्तें, माहाना किस्तें या 6 माहाना किस्तें? सालाना किस्तें। सालाना किस्तों वाला सवाल किया कभी आपने? 6 महीने की किस्तों वाला सवाल किया कभी आपने? 3 महीने के बाद वाले किस्तों वाला सवाल किया आपने? अब आप टेस्ट के लिए तैयार रहिएगा, 1 महीने वाली किस्त वाला सवाल आ सकता। आज कहाँ आ गया? तो लीज तो है ही नहीं आज वाले टेस्ट में। कुछ बच्चे कह रहे थे लेकिन मैंने फिर बाकी बच्चों की वजह से नहीं डाली लीज। तो 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू 90,000। जान ले लें इसकी, अब इसकी पीवी निकालें। पीवी से अमाउंट कम हो जाती है बढ़ जाती है? कम हो जाती है। 30,000 कितने सालों पे? 30,000 अलग से लिखने की एक जरूरत तो नहीं है, एडवांस का सवाल तो नहीं है। तो 30,000 इंटू 1 माइनस 1.15 रेज़्ड टू पावर -3 डिवाइडेड बाय 0.15 इज इक्वल टू जी 497। आप साथ वाले हो गए, मेहरबानी प्यार से कहा करें उसके ऐसे जैसे 97 माइनस 68497 एडवांस में मेहरबानी 21,503। क्या चाहिए आपको? बैग चाहिए? पहले वाला, दूसरे वाला, तीसरे वाला, चौथे वाला? पहले वाला, दूसरे वाला, तीसरे वाला, चौथे? पहले वाला। अच्छा जी, अब हम अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाना शुरू करते हैं। अच्छा भाईजान ये हिंट सुन लें, ये हिंट आपके और आपकी नस्लों के लिए काफी है। ऑलवेज प्रिपेयर अमोर्टाइजेशन शेड्यूल एज पर अमोर्टाइजेशन शेड्यूल लीज ईयर एंड के एतबार से बनाएं, अकाउंटिंग ईयर एंड के एतबार से ना बनाएं। अमोर्टाइजेशन शेड्यूल लीज ईयर एंड के एतबार से बनाएं। वर्किंग थ्रू डेट, इंस्टॉलमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरेस्ट और बैलेंस। So we will start amortization schedule with PV. What is the PV? 68497। अपना लेवल चेक करें। पहले दिन ये amortization schedule बन रहा था, आप देख रहे थे ये क्या हो रहा है, ये फिगर कहां से आ रही है, और अभी आप धड़ाधड़, ये तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट इफ इज मैन। अच्छा जी, तो बता दें ये लीज किससे शुरू हुई है? जिगर, लीज किससे शुरू हुई है? जगह अप्रैल 2007। तो लीज के ईयर एंड के एतबार से आपने बनाना है। जगह अप्रैल 2007 को लीज शुरू हुई। जी जी भाईजान, एंटोनियल भाई को आपने देख लिया, अभी देखें। जगह अप्रैल 2007 लीज शुरू हुई। आप बता दें लीज का ईयर एंड कब होगा? 31 मार्च को, 31 दिसंबर को? भाई ये दरवाजे को ऑयल डाल दें, ये चू चू ना करे। भाई आप जो दरवाजा खोल रहे हैं बार बार, ये आपने डलवा के देना। आप 31 मार्च 2000 बोले 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 31 मार्च 2007 को अगर आपने किस्त पे करनी है तो एक दिन पहले पे कर देनी है एसेट आने से। दोपहर को बुलवा रहे हैं तो पहले किसका पे होगी? 31 मार्च 2008 को। कितनी? मेहरबानी। अगली किस्त 31 मार्च 9, कितनी जी? 30,000। अगली किस्त 31 मार्च 10, कितनी? 30,000। अच्छा, ये जो इस सवाल में इंटरेस्ट निकलेगा, इन दोनों का जो सामने इंटरेस्ट आएगा वो कितने महीने का होगा? वैसे पूछ रहा हूं। 12 महीने का। 12 महीने का, लेकिन 12 में से 9 महीने का हमारे अकाउंटिंग ईयर एंड का होगा और 3 महीने का अगले अकाउंटिंग ईयर एंड का होगा। लेकिन इन दोनों के दरमियान इंटरेस्ट तो 12 महीने का निकलेगा ना, ये बात तो वेल एस्टेब्लिश्ड है। इन दोनों में 12 महीने का गैप है, तो इंटरेस्ट भी कितने महीने का निकलेगा? 12 महीने का। तो वैसे ही बात करता 68497 में इंटरेस्ट रेट लगाएं 10275। बस एक स्टूडेंट अब करवा दें पूरा। जी आगे। 4877 जी 7316 26। जो फिगर निकलवा रहा होता है वो थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाता है और अगले को मौका देता है। 26087। नान जी ₹1 का फर्क आ गया, इसकी टेंशन नहीं लेनी।
साथ वाले को आज 1 रुपया दे दें ताकि वो दाना दाना तंग ना करें। तो जिसको 1 रुपए की टेंशन हो रही है उसको जल्दी से 1 रुपया निकाल के दे दें। एक्लेयर्स मेरी तरफ से 2 रुपए की हो गई है। ओके जी, नाउ इट्स ओवर। अब जो है वो हम स्टार्ट करने लगे हैं इसकी जर्नल एंट्रीज। पहले साल की जर्नल एंट्री जरा कर दें आप, 2 मिनट दे रहा हूं आपको। जर्नल एंट्रीज अकाउंटिंग ईयर एंड को सामने रख के करनी है। कौन सी फिगर भाई नजर नहीं आ रही मुझे, बताओ आप दोनों को। ये वाली 26087 3913 1 30,000 22684 731 26088। ओके अच्छा जी, अब एंट्रीज करना शुरू करें। ईयर एंड कौन सा है जी? 31 मार्च। कहां से आ गया ईयर एंड? ईयर एंड क्या है? 31 दिसंबर 2007 हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड, लीज ईयर एंड नहीं। 31 दिसंबर 2007। यकम अप्रैल 2007 लाया बिल्ली। अच्छा ना, लीज लाइबिलिटी के सामने पीवी लिखा करें, आरओयू के सामने पीवी ना लिखा करें। इसकी वजह आपसे आने वाले दिनों में डिस्कस करूंगा, इसकी आदत डालें जरा। लीज लाइबिलिटी के सामने पीवी लिखा करें, आरओयू के सामने पीवी ना लिखा करें, क्योंकि आरओयू में कुछ और चीजें भी आने वाले दिनों में हम डालेंगे, इसलिए आरओयू के सामने पीवी ना लिखें जी। 497 ओके। किसी वजह से कंसिस्टेंसी पर्पस के लिए मैं यहां पे जगह छोड़ा हूं, क्योंकि मैंने आपको आमने सामने एंट्रीज करके दिखानी है। तो आमने सामने एंट्रीज करने में किसी वजह से यहां पे मैं जगह छोड़ा हूं, फिर अगले साल में इस जगह को मैं यूज करूंगा। फिलहाल आप खड़े हो जाए 31 दिसंबर 2007 पे। अच्छा 31 दिसंबर 2007 पे इधर देखें जी, किस दिन खड़े हैं जी हम? 31 दिसंबर 2007 पे। अच्छा जी, अगर मैं 31 दिसंबर 7 पे खड़ा हूं तो क्या कोई किस्त पे हो गई है? 31 दिसंबर 7 पे खड़े होके क्या कोई बैंक को मैं किस्त पे कराए हूं? 31 दिसंबर 7 पे खड़े होके देखें बैंक को क्या मैं कोई किस्त पे कराए हूं? आपके ख्याल से फिर 9 मंथ्स का जो इंटरेस्ट है वो पे कर दिया होगा, या 9 मंथ्स जमा 3 मंथी का इंटरेस्ट इकट्ठा जाके पे करना है अगले साल? तो बता दें, यहां मिसाल के तौर पे मेरा अरेंजमेंट हो जाए वापडा वालों के साथ, और मैं वापडा वालों को यह कहूं कि वापडा वालों साल में ना किराया एक ही दफा ले लिया करो। मैं वापडा वालों ने कहा क्यों? मैंने कहा मैं हमजा शहबाज हूं। उन्होंने कहा अच्छा, तो साल में बिजली का बिल कितनी दफा ले लिया करो? एक ही दफा ले लिया करो। और मैं नए घर में शिफ्ट हुआ यकम अप्रैल को। अब मुझे बता दें, अगर मैं यकम अप्रैल को नए घर में शिफ्ट हुआ, वजीर आला बनने के बाद मैं नए घर में शिफ्ट हुआ और मैंने कहा किराया कब ले लिया करो? एक ही बार साल में ले लिया करो। उसमें बिजली का बिल साल में एक ही बार ले लिया करो। अब आप मुझे बताएं 31 दिसंबर तक मैंने कितने महीने बिजली इस्तेमाल कर ली होगी? लग रहा है इसने बिजली इस्तेमाल की है, बिल्कुल लग रहा है देख के इसे। कितने महीने बिजली इस्तेमाल कर ली होगी? 9 मंथ्स। उसके लिए लायबल फील कर रहा हूँ, उसके लिए लायबल फील कर रहा हूँ। और मुझे बता दें, यहां पे खड़े होके इस 3 महीने की लायबिलिटी बुक करूं या वो इस्तेमाल होगी तो लायबिलिटी बुक करूंगा? यहां पे खड़े होके बताएं कितने महीने बिजली इस्तेमाल की? 9 मंथ्स की, तो कितनी बिजली के लिए लायबल फील करूं? 9 मंथ्स। तो यहां पे खड़े होके कितना अरसा एसेट इस्तेमाल किया? तो यहां खड़े होके पूरा इंटरेस्ट बुक करूं या यहां पे खड़े होके 9 मंथ्स का इंटरेस्ट बुक करूं? वो जो इंटरेस्ट बुक करूं वो किस दिन पे होना है? अब दोनों के बारे में मैं सोच रहा था और इनके बारे में भी, जो भाई भी ग्लासेस वाले लेट आए हैं। अच्छा, तो अब मुझे बताएं कि यहां पे खड़े होके जो मैं इंटरेस्ट बुक करूं वो किस इंटरेस्ट की फिगर को पकड़ के बुक करूं? ऑब्वियसली बाय डिफॉल्ट मेरा शेड्यूल ही ऐसा बने कि मुझे इस तारीख को इंटरेस्ट नजर आ रहा होगा।
इस इंटरेस्ट को मैं पकड़ूंगा, इस इंटरेस्ट को मैं पकड़ूंगा, ये जो बात माना कर, इसको मैं पकड़ूंगा ये करके, इसको मैं इधर लाऊंगा, इधर लाके इसको मैं और इसको मैं इधर से चीर के रख दूंगा। 9 मंथ्स इसके जो है चले जाएंगे हमारे साल में, और 3 मंथ्स चले जाएंगे अगले साल में। क्लियर भाईजान? वापस चलें, खुदा के लिए ना लेके जाओ, चुप बस चलें जी। आप मुझे बताएं, इसको पकड़ के टोटे टोटे करना पड़ेगा ना, तो इसको पकड़ने का क्या मतलब है कि 31 मार्च 2008 की तारीख वाले को पकड़ते हैं, 31 मार्च 8। अच्छा, इतनी लंबी चौड़ी बात करने की जरूरत नहीं थी, यहां से भी पता चल रहा था कि ये इंटरेस्ट जो है अप्रैल 2007, मई 2007, जून 2007, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2007, जनवरी, फरवरी, मार्च 2008 का 8 में पे हो रहा है, 7 के 9 महीने का और 8 के 3 महीने का 8 में पे हो रहा है। अब इसको पकड़े, जिगर इधर आ, जिगर मुरादाबादी 10275, वो डॉट ज़हन में रखें जिसको पकड़ा था, और इसको टोटे टोटे कर दें। ये कितने महीने का है? फिलहाल मैं कितने महीने के लिए लायबल फील करूं? फिलहाल मैं 9 मंथ्स के लिए लायबल फील करूं, क्योंकि यहां खड़े होकर मैंने बिजली इस्तेमाल कर ली है 9 मंथ्स, या मैंने मशीन इस्तेमाल कर ली है 9 मंथ्स, तो 9 मंथ्स का बुक कर लेते हैं। अच्छा, मैं जरा एंट्री लिख लूं, क्या है, मैं अमाउंट पूछता हूं आपसे। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, आप बोलें जो आप बोलना चाह रहे थे। 7706 ये एंट्री क्लास में किस किस ने कर ली थी? ओहो, अखीर है, बाकी बैठे रहें। अच्छा, आप डेप्रिसिएशन की एंट्री, और एक बार याद रखिएगा भाईजान, खर्चा भी 9 मंथ्स का बुक होना है, क्योंकि मशीन इस साल लीज पे ली है। खर्चा भी 9 मंथ्स का बुक होना है, और पेबल भी 9 मंथ्स का बुक होना है, क्योंकि पेबल अगले साल पे होना है ना, तो खर्चा भी 9 मंथ्स का बुक होना है, पेबल भी 9 मंथ्स का बुक होना है। बोलें जी। डेप्रिसिएशन डेबिट, अकाउंटेशन क्रेडिट 6849 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 9/12, क्योंकि यहां से लेके यहां तक 9 मंथ्स मशीन भी तो यूज हुई है ना, इंटू 9/12 17124। कोई चीता अगले साल की एंट्रीज कर दे, अगले साल में 4 एंट्रीज होनी है, क्योंकि किस्त भी पे होनी है ना। तो जो हजरात लेट आए परेशान होने की जरूरत नहीं है, अकाउंटिंग ईयर एंड और लीज ईयर एंड बस डिफरेंट है। तो अमोर्टाइजेशन शेड्यूल हमने लीज ईयर एंड के एतबार से बना लिया। नहीं, अगले साल 4 एंट्रीज होनी है। हाँ, वो सॉरी, ये पहले वाली एंट्री नहीं होनी। ओके गाइस, ओके, ईयर एंड इज 31/12/8। अब आपको समझ आ गया होगा शायद ये जगह जो है वो क्यों छोड़ी थी। जरा एक कंसिस्टेंसी डेट्स में आ जाएगी, खूबसूरती। 1 अप्रैल 2008 या 31 मार्च 2008? 31 मार्च 2008। अच्छा, पहले ऐसा करते हैं, अधूरी एंट्री करके इजी मार्क्स ले लेते हैं। कैश क्रेडिट कितना जी? 30,000। कैश क्रेडिट 30,000। आगे लीज लाइबिलिटी डेबिट 19। लीज लाइबिलिटी में कुछ नहीं सोचना होता कि 9/12 या कुछ, वो तो इंटरेस्ट की बात है सिर्फ। लीज लाइबिलिटी कितना? 27। ट्रांसपोजिशन एरर हो गई थी मेरे से, 19725। अच्छा, अब अगर मैं कहूं कि इसको मैं खर्चे में डालूं 2008 के साल का खर्चा, तो आप कहेंगे ये 8 के साल का खर्चा नहीं है, ये 7 के 9 महीने का खर्चा है और 8 के 3 महीने का खर्चा है। तो इसको मैं फौरन नहीं डाल सकता खर्चे में, बल्कि इसके हिस्से करने पड़ेंगे। आप बता दें, पुराना पेएबल खड़ा किया हुआ 9 मंथ्स वाला, इस पेएबल को पहले पे कराएं, पे हो गया, पेएबल डेबिट कर दें। जैसे बिजली का बिल पे होता है, बिजली का बिल पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट।
तो जो इंटरेस्ट पेएबल पिछले साल बुक किया था या एक्रू किया था उसको इस साल पे करें। कितना पे करेंगे? इसके लिए आपको कैलकुलेटर की जरूरत नहीं क्योंकि ये फिगर निकलनी पड़ी है 7706। बाकी फिगर बैलेंसिंग भी आ सकती है, बैलेंसिंग नहीं निकालें तो बेहतर है ताकि कॉन्सेप्चुअली बात चलाएं। बाकी भाईजान खर्चा बुक करना है, बाकी खर्चा बुक करना है। खर्चा बता दें कितना बुक करेंगे? 10। ऑब्वियसली यार इस डॉट में जो आपने पेमेंट डाली होगी उसमें 3 महीने का खर्चा तो इसी साल का इसी साल पे कर दिया ना, तो उसमें तो डायरेक्ट पे हो गया ये। तो कितना खर्चा टोटल है? 1027 इंटू 3/12 2569। ओके 31/12/2008। अच्छा जी, अब आप इधर देखें 31/12/8 के कितने महीने का इंटरेस्ट पे होके एंट्री हो चुकी है? 3 महीने का इंटरेस्ट पे होके एंट्री हो चुकी है। 31/12/8 के अंदर कितना अरसा आपने मशीन और इस्तेमाल की? इस 9 महीने का इंटरेस्ट किस साल पे करेंगे? इधर इस पिछले साल के 9 महीने का भी करेंगे और इस साल के 3 महीने का भी करेंगे। लेकिन इफ आई एम स्टैंडिंग हेयर, अगर मैं यहां पर खड़ा हूं, कहां पर खड़ा हूं? इफ आई एम स्टैंडिंग इन दिस ऑन दिस ईयर, अगर मैं इस साल खड़ा हूं तो कैलकुलेशन जो है वो कैसे करेंगे? अच्छा, अब आप मुझे बता दें अगर मैं इस दिन खड़ा हूं तो कितने महीने के इंटरेस्ट के लिए अपने आप को लायबल फील करूं? अगला सवाल मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये इंटरेस्ट, नजर किस दिन आ रहा होगा? 31 मार्च 9 को। 31 मार्च 9 वाले इंटरेस्ट को उठाएंगे और उठा के उसके 9 महीने हमारे साल में बुक कर देंगे, पेएबल के एंट्री कर देंगे। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट। 7316 12 महीने का है और इसमें 3 महीने 2009 वाला पे होने, तो 9 मंथ्स वाला हमारे साल वाला बनेगा इसमें 5487। जी मोहतरम, असल में आप थोड़ा सा मिस कर दिया था आपने, 1-2 मिनट के लिए देख लो। असल में हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड ये है और हमारा लीज ईयर एंड ये है, तो इसलिए फिर जब इस दिन आप किस्त पे करेंगे उसमें पिछले साल के 9 महीने का इंटरेस्ट पे करेंगे। तो यहां खड़े होकर आपने वो इंटरेस्ट जो है वो बुक नहीं किया होगा क्योंकि अभी आपने पे नहीं किया, तो यहां बुक करने की एंट्री करेंगे इंटरेस्ट डेबिट पेएबल आफ्टर 3 मंथ्स क्रेडिट। और अब अगले 3 महीने का जब पे होगा वो तो नॉर्मल तरीके से आ जाएगा। अब मैं ये कह रहा हूं कि मैं यहां खड़ा हूं तो मैंने मशीन को कितना अर्सा इस्तेमाल कर लिया है? 9 मंथ्स इस्तेमाल कर लिया, तो 9 मंथ्स का इंटरेस्ट बुक करूं। लेकिन इस 12 महीने का इंटरेस्ट एरियर में यहां पे हो रहा था और इस 12 महीने का इंटरेस्ट एरियर में यहां पे, तो इसको पकड़ के डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 9 कर देंगे ताकि हमारे साल का इंटरेस्ट निकल आए। और आखिर में डेप्रिसिएशन। भैया डेप्रिसिएशन तो पूरे साल की आनी है, इधर देखें, डेप्रिसिएशन तो पूरे साल की आनी है। 31 दिसंबर 2008 डेप्रिसिएशन डेबिट divided by 3 years. Okay. अब कौन सा साल है जी? 31 दिसंबर 2009। एंट्रीज करके कुछ बच्चे फारिग भी हो चुके हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए वो भी अटेंटिव हो जाएं। 31/12/9 के साल में मुझे बता दें आप पेमेंट कौन सी हो रही है? 31 मार्च 9 को हो रही है। 31/12/9 के साल वाली पेमेंट 31 मार्च 9 को हो रही है ना 1 जनवरी 9 को हो रही है, ना 31/12/9 को हो रही है। ये नया ही फर्क है, ये 31 मार्च 9 को पेमेंट हो रही है।
अच्छा जरा सोच के बताएं, 31 मार्च 9 को आप खड़े हो जाए, व्हाइट शर्ट, 31 मार्च 9 को आप कितने महीने का इंटरेस्ट 9 के साल का पे कर रहे होगे? जनवरी, फरवरी, मार्च। एक्सेलेंट। 3 महीने का इंटरेस्ट आप 9 का पे कर रहे होगे, और वो जो पिछले साल वाला पेएबल बुक हुआ है वो भी आप पे कर रहे होगे। यहां से भी देख लो, 31 मार्च 9 को खड़े होके आप 3 माह का इस साल का इंटरेस्ट पे कर रहे होगे और 9 माह का पिछले साल का इंटरेस्ट पे कर रहे होगे। तो 31 मार्च 9 को जो कैश पे होगा लीज लायबिलिटी 222684। पहले आप पुराने पेएबल को खत्म करें, 5487। अब कितने अरसे का इंटरेस्ट आपने बुक कर लिया था, कितने महीने का इस साल बुक करेंगे? 3 महीने का। 7316 इंटू 3/12 1829। ओके, इन द एंड मुझे बता दें, अगर मैं 31/12/9 को अब खड़ा हूं तो कितने महीने का इंटरेस्ट जो है वो मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, कितने महीने का बुक करूंगा। लेकिन ये जो 9 मंथ्स का बुक करूंगा ये किस इंटरेस्ट की फिगर पकड़ के बुक करूंगा? इस तारीख वाली फिगर पकड़ के। तो अब 31 मार्च 2010 वाली फिगर पकड़ूंगा और उस फिगर को पकड़ के जो है वो इंटरेस्ट बुक करूंगा। इकतीस 12/2009 31/12/2009 को बता दें, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेबल ऑन 31 मार्च 10 क्रेडिट, यानी पेबल ऑन 31 मार्च 10। वैसे ही कह रहा हूं, पेबल ऑन 31, फॉर नहीं कह रहा, ऑन कह रहा हूं, वैसे ही समझने के लिए। इंटरेस्ट पेबल ऑन 31 मार्च, ये कब पे होना है? ऑन 31 मार्च, 3 महीने बाद पे हो जाना है जी। इंटरेस्ट कितना है? 3913। इधर से भी देख लें, 3913, 3 महीने तो 2010 के हैं, तो 9 मंथ्स 2009 के। तो हमारा साल कौन सा चल रहा है? 2009। ईयर एंड 31/12/9 जी, 2935 22832। अगले साल की एंट्रीज छोड़ें। हाँ जी, लंबी एंट्री हो जाएगी, कोई मसला। अच्छा भाई, अब मैं थोड़ी सी रिवीजन करवाना चाह रहा हूं, और यार मेरे भाई को बताना, ये हिल रहा है बार बार। अच्छा, मैं थोड़ी रिवीजन करवाना चाह रहा हूं। तो ऑनलाइन और हाइब्रिड वालों के तो मज़े हैं, उनको जब मैं उधर हूं तो ये साइड नज़र नहीं आ रही, इसलिए वो डी ट्रैक होंगे नहीं। आप लोग डी ट्रैक हो सकते हैं, इसलिए मैं ब्लैंक पेज आपके सामने खोल रहा हूं। ये जो डायग्राम बना के चलना है ये मुनासिब नहीं है, हम चीज़ों को यहाँ से सीखेंगे। तो यहाँ से सीख के हमें ये एंट्रीज करनी चाहिए थी। तो अब सादा सादा सी बातें हैं, ज़रा तसल्ली से जो है वो सुनने लग जाएँ। पानी निकल रहा है, कतरा कतरा बने समंदर, अपने अंदर ही यार है तो फिर दोस्तियां ना लगाया करें। अच्छा, तो अब मोहतरम क्या करना है, अब हमने क्या ढूंढना शुरू करना है? डायरेक्ट टेबल से। डायरेक्ट टेबल से इधर देखें जी, हमारा ईयर एंड क्या है? 31/12/7। अब 31/12/7 जब आपने सोचा तो देखें इधर, ओ भाईजान जी होमवर्क के सवाल करना है आपने, होमवर्क का सवाल आज मैं दूंगा जो करना है, इस वजह से यहां से मेरी बातें समझें। हमारा ईयर एंड क्या है? 31/12/7। आपने ना इन दोनों के दरमियान में लाके उंगली रख के सोचना शुरू कर दिया, इन दोनों के दरमियान में उंगली रख के आपने सोचना शुरू कर दिया कि 31/12/7 के साल का इंटरेस्ट 9 महीने वाला अगले साल पे हो जाएगा और अगले साल के अपना 3 महीने वाला अगले साल पे हो जाएगा। तो आप क्या कहेंगे कि 31 मार्च 8 वाली फिगर में पकड़ता हूं, इसको 9/12 कर लेता हूं, क्योंकि इसमें 9 महीने हमारे साल के भी पे हो रहे हैं। तो आपने यहां से इसको पकड़ा, इन डेट्स को देख के चीजें सीखें, जैसे एरियर और एडवांस के सवाल में से कहीं थी, डायग्रामों को देख के नहीं। तो 31 मार्च 8 को जो इंटरेस्ट पे हो रहा होगा वो हमारे साल के 2007 के कितने महीने का? 9 महीने का। और 2008 के 8 के 3 महीने का पेबल इसलिए बुक नहीं हो सकता, 31/12/7 को खड़े हैं हम, तो इसलिए इस फिगर को पकड़ के 9/12 बुक कर लिया। ये पहली चीज होगी। अगली बात, जब आएगी 31 मार्च 8 की पेमेंट, तो फिर आप सोचेंगे पुराना पेबल बुक किया हुआ है उसे खत्म कर दूं
और 8 के जनवरी फरवरी मार्च का इंटरेस्ट 8 में पे हो रहा है। ये बातें घर में बोलनी है आपने। 8 के साल का इंटरेस्ट जनवरी फरवरी मार्च का 8 में पे हो रहा है, इसलिए उसकी सादा एंट्री इंटरेस्ट का खर्चा डेबिट कैश क्रेडिट, उसकी सादा एंट्री डन। आगे आएंगे आप, तो आगे क्या बनेगा? आगे आप जो है आप सोचेंगे आप 31/12/8 पे खड़ा होकर ईयर एंड में आ गया, तो जैसे ही 31/12/8 पे खड़े होंगे और आपका ईयर एंड आएगा, तो आप 31/12/8 पे खड़े होकर सोचेंगे 31/12/8 का इंटरेस्ट ये तो मार्च तक का है, तो मुझे चाहिए अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर का, वो जनवरी फरवरी मार्च डाल के जहां पे होने, तो दिसंबर तक का इंटरेस्ट जो है वो यहां से उठा लेंगे आप। कितना? 7316 इंटू 9/12 एंड सो ऑन, ये स्टोरी चलती रहेगी। दिस इज हाउ यू विल थिंक व्हाइल सिटिंग इन योर होम स्वीट होम। अच्छा जी, अब बैलेंस शीट और P&L बनाने के लिए वैसे तो आप बना लेंगे, कोई मसला नहीं, पास का तजर्बा ये रहा है, 70-80% बच्चे बना लेते हैं खुद ही। P&L और बैलेंस शीट बनाने से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर एक साहब का कारोबार शुरू हुआ 1 जनवरी को बिल फर्ज, और 31 दिसंबर को इनका कारोबार एंड होना है, तसल्ली से सुननी है बात। 1 जनवरी को इनका कारोबार शुरू हुआ है, 31 दिसंबर को इनका ईयर एंड आ गया। बिजली कितने महीने इस्तेमाल की? 12 महीने। और हर महीने का बिजली का बिल कब पे करते हैं पाकिस्तान में? अगले महीने। जनवरी वाला फरवरी में, अगस्त वाला दिसंबर वाला जनवरी में। बिल फर्ज हर महीने का 1 रुपया बिल है, बिल फर्ज हर महीने का 1 रुपया बिल है। खर्चों में कितना जाएगा और पेएबल में कितना जाएगा? P&L में जालिम लोग कह रहे हैं 11 जाएगा। यार खुदा का खौफ करो, यार खुदा का खौफ करो। P&L में कहां से आप मैचिंग कॉन्सेप्ट आपकी धजियां खरीदी उसने, ऊपर सेल 12 महीने की होगी, नीचे खर्चा 11 महीने का बुक करेंगे। आप इस 11 महीने के बिलों की एंट्री करेंगे, खर्चा डेबिट कैश क्रेडिट, और आखिरी की एंट्री करेंगे खर्चा डेबिट पेएबल क्रेडिट। तो भाई ऐसी बात तो ना करें, खर्चा तो 12 रुपए आएगा और पेएबल सिर्फ किस महीने का बिजली का बिल है, ये किस में नजर आएगा? बैलेंस शीट में। तो आई वांट टू शो यू द डिफरेंस बिटवीन द खर्चा एंड द पेएबल। खर्चा भाईजान पूरे साल का बुक होता है, खर्चा अगर पूरा साल आपने बिजली इस्तेमाल की है तो मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है पूरे साल का खर्चा बुक हो। हाँ, एंट्रीज अगर आपको ज्यादा चढ़ा हुआ है शौक, तो 11 महीने की जो एंट्रीज बनेगी वो बार बार एक ही एंट्री कर रहे होंगे आप, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। वो 11 एंट्रीज टोटल होंगी, ये एंट्री हो जाएगी एक एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। और एक एंट्री दिसंबर के महीने में बनेगी, वो क्या बनेगी? एक्सपेंस डेबिट। तो भाईजान मैं पूछ रहा था खर्चे में कितना जाएगा? पूरा 12। और पेएबल में से कितना पे हो गया 11 महीने का, कितना पेएबल रह गया? डन। अच्छा, तो ये मैं आपसे जरा कॉन्सेप्ट जरा पूछ रहा था, सादा सी बातें समझ आ गई होगी आई होप। डन। अच्छा, अब मैं आपसे अगला सवाल पूछता हूं कि इस साल खर्चा कितना बुक होगा? खर्चा 12 महीने का। हाँ, इस साल 7-9 महीने का होगा, वो तो लीज इस साल शुरू हुई है ना। मैं पूछ रहा हूं इस साल खर्चा कितने महीने का बुक होगा? 12 महीने। और इस साल बैलेंस शीट में पेएबल कितना नजर आएगा? 3 महीने का। भाईजान पेएबल वो होता है जो इस्तेमाल हो गया, पे नहीं हुआ। फ्यूचर का पेएबल होता है या पास्ट का पेएबल होता है? फ्यूचर का पेएबल होता है या पास्ट का? जो बिजली इस्तेमाल कर ली है उसका पेएबल होता है, या जो करनी है हमारी नस्लों ने उसका पेएबल होता है? तो खुदा का खौफ करें, बंदा 3 महीने का जो पेएबल कह रहा था अल्लाह ही उसको। अच्छा जी, तो मैं आपसे भाईजान ये पूछ रहा था कि खर्चा कितने महीने का बुक करना है? 2008 में पूरे 12 महीने का, और 2008 के एंड पे करंट लायबिलिटीज में पेएबल कितने महीने का आएगा? 9 मंथ्स का। और वो 9 मंथ्स का पेएबल इस जिगर में से आप निकाल के खींचेंगे, इस जिगर मुरादाबादी को बुलाएंगे अपने पास और इसको 9/12 करेंगे। ऐसा ही है ना, क्योंकि आपको पता है इस 9 महीने का इस दिन पे हो रहा है। डन हो गया। तो खर्चा अलग चीज है और पेएबल अलग चीज है। खर्चा कैसे निकलेगा? ठीक के रखें काम को। आज खर्चा कैसे निकलेगा? इस वाले के 3/12 कर देंगे और इस वाले के 9/12 कर देंगे, तो एक चीज बाहर आएगी जिसका नाम होगा बिल्ली, यानी खर्चा। और जब इस वाले के 9/12 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? पेएबल आ जाएगा। अब सादा सी बात आखिरी दफा सुन लें, इस साल का खर्चा कैसे निकलेगा? इसका 3/12, इसका 9/12। डन। साथ वाले की तरफ करें, डन। साथ वाले की तरफ डन। ये खर्चा निकल आएगा, खर्चा P&L वाला। और पेएबल कैसे निकलेगा? ये पेएबल निकालना है, लेकिन किसका? इसका। डन हो गया। चलें जी, P&L बनाएं आप सबसे पहले। 3 सालों का P&L बनाएं। अभी बैलेंस शीट नहीं कह रहा मैं, P&L 7, 8, 9 का। आप साथ वाले को जरा काम पे लगाई रखें, कैलकुलेटर पकड़ा के। जल्दी जल्दी जल्दी।
भाईजान किधर जा रहे हैं? कॉल आ रही, चलो इकट्ठे चलो। ब्लू शर्ट बाजू ऊपर, जल्दी जल्दी कर, सवाल लिख 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 जल्दी। ब्लू शर्ट, हाँ आप ही, बॉल पेन पकड़ी हुई है, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। आपने रजिस्टर भी पकड़ा हुआ है भाई, कैलकुलेटर पकड़ो। चेक वाली शर्ट, सेकंड रो, हाइब्रिड क्लास, दरमियान में बैठे हुए भाई, मुस्कुराने लगे हैं। जल्दी 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 जल्दी। तकरीबन मुझे रजिस्टर पे फिगर्स बस नजर आने की कसर रहेगी, बाकी सब हो रहा है ओके। ऊपर लिखो P&L। इनके पीछे जो भाई कैलकुलेटर पकड़ के बैठे हैं रजिस्टर पे भी साथ साथ लिखें। हाफ स्लीव शर्ट जी मोहतरम, 3 लिखा हुआ शर्ट पे, जल्दी जल्दी जल्दी। भाई जनाब बैग में से क्या कैलकुलेटर आप निकाल रहे हैं? पूरी क्लास खत्म होने वाली, आप कैलकुलेटर निकाल रहे हैं यार, तेरा अजीब बंदा है तू, जल्दी कर। ये इंतजाम है, ये हाथ खड़ा करो। ये आप ब्लू शर्ट आखिर में जिन्होंने मोबाइल चार्जिंग पे लगाया हुआ है, नहीं अब्दुल्ला भाई टेस्ट चेक करो ना, टेक्स्ट वालों ने इस बार नहीं, पूरी क्लास ने टेस्ट दे दिए, जाओ जल्दी। अच्छा भाईजान 31 12 7, अच्छा वैसे तो तरतीब ये होती है कि 7 8 9। अच्छा जी, डेप्रिसिएशन इस साल की 17124। अच्छा भाई ये जो खर्चा है ना, ये आपने यहां से नहीं देखना, क्योंकि पेपर में जनरल एंट्रीज जरूरी नहीं मांगी हो, इसलिए खर्चा हमें डायरेक्ट निकालना आना चाहिए। अब खर्चा निकालने का तरीका सादा सा सुने, वो डायग्राम में शायग्राम में नहीं पेपर में दी होंगी। खर्चा निकालने का तरीका आपको समझना पड़ेगा। हम किस दिन खड़े हैं? 31 12 7 को। 31 12 7 का इंटरेस्ट, इधर दरमियान में उंगली रखी है मैंने। 31 12 7 का इंटरेस्ट 31 12 7 को पे हो गया या अगले साल 3 महीने बाद पे हुआ है? इस तरह घर में आपने बोलना है। 31 12 7 का इंटरेस्ट 31 12 7 को पे हो गया या अगले साल 3 महीने बाद? इसका मतलब है अगले साल के 3 महीने का भी हुआ होगा और हमारे साल का भी। तो इसका मतलब है हमारे साल का खर्चा तो सिर्फ 9 मंथ्स का बुक होना चाहिए ना, क्योंकि एसेट लीज पे आपने अभी लिया है। तो 10275 इंटू 9/12 7706। अच्छा एक बार याद रखिएगा, अगले सारे सालों में ना आपने, अनलेस की लीज का आखिरी साल आ जाए, अगले सारे सालों में आपने 12-12 महीने का इंटरेस्ट बुक करना है। बुक नहीं सॉरी, खर्चे में डालना है, बुकिंग तो छोड़े, इंटरेस्ट खर्चे में 12 महीने का डालना है। 222832। अच्छा यार ऐसा करो कि सब कुछ छोड़ो, तूने बॉल पॉइंट पकड़ी हुई है, मैं कह रहा हूं सब कुछ छोड़ो। ऐसा करो सब कुछ छोड़ो और बता दो 31 12 8 का खर्चा। 31 12 आपको सिर्फ इस वक्त ये नजर आ रहा हो, आपका माइंड इस वक्त ब्लैंक है, आपको इस वक्त सिर्फ ये नजर आ रहा है और कुछ भी अमोर्टाइजेशन शेड्यूल यहां नजर नहीं आ रहा। 31 दिसंबर 8 की तारीख है, कौन सी तारीख है जी? 31 दिसंबर 8। 31 दिसंबर 8 के पहले 3 महीने का 31 मार्च 8 वाले इंटरेस्ट से मिलेगा। कुछ किसी तरफ नहीं देखना। 31 दिसंबर 8 के पहले 3 महीने का, इस तरह सोचना, 31 12 8 ईयर एंड है ना, तो 31 12 8 के ईयर एंड के पहले 3 महीने का जनवरी फरवरी मार्च का 31 मार्च 8 से मिलेगा और अप्रैल से दिसंबर 2008 वाला मार्च 2009 के 9 मंथ्स वाले से मिलेगा। ओके तो इस तरह सोच के इन डेट्स को आपने ढूंढना है। डन? तो बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन है। मेरा ईयर एंड कौन सा है? 31 12 8। इसका एक खर्चा मार्च में पड़ा हुआ है, वहां से उठा लो। मार्च का ये वाला तो जनवरी फरवरी मार्च वाला है, क्योंकि इसके 9 महीने का पहले बुक कर लिया, ये खर्चे में डाल दिए। जी बोले इंटू सर ये तो पे हो गया। ओ भाईजान पे हो गया, मैं पेएबल कौन से निकाल रहा हूं, मैं तो P&L बना रहा हूं। ये ना कहिएगा ये पे हो गया, मैं तो खर्चा बुक कर रहा हूं, मैं तो खर्चा बिजली का पूछ रहा हूं, मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा पेएबल कितने। अच्छा ये 3 मंथ्स का हो गया और 31 दिसंबर 8 को कोई पेमेंट हुई या जनवरी फरवरी मार्च 9 में हुई? अगर मार्च 9 में हुई तो मार्च 9 वाली को पकड़ के 9 महीने का खर्चा इस साल डाल लेंगे। 73 इंटू 9/2 8056। अब आखिरी साल जिन्होंने अभी तक नहीं किया था वो कर लें, जिन्होंने कर लिया है उनको समझ आ गई है, नो प्रॉब्लम। बाकियों को जरा 1-2 मिनट सोचने दें। ओके अगली शीट पकड़ते हैं, बिल्कुल साफ है। अगला जी 31 12 9। 31 12 9 यानी ब्लैंक माइंड है आपका, थोड़ा सा मैट फिनिशिंग में है।
अच्छा 31/12/9 के साल का इंटरेस्ट पहले 3 महीने का जनवरी फरवरी मार्च 2009 में पे हुआ होगा। और अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर का 31 मार्च 10 में पे हुआ होगा। तो 31 मार्च 10 वाली फिगर को पकड़ के 9 महीने और बाकी फिगर को 3 महीने। अभी खर्चे की बुकिंग कर रहे हैं, ये नहीं टेंशन लेनी कि पेबल कितना है। 31 मार्च 9 वाली पेमेंट पकड़ के, ये 9 का साल है तो 9 फिर 3/12 39134764 7 वाले को 6/6 नंबर दे दें। 1 2 3 6 फिगर देना, 6/6 नंबर दे दें। नहीं वेरी गुड नहीं लिखें, डू इट अगेन। So साथ वाले को कहें जिगर that's really enjoying today when I am on heights। दस्तर आप भी जनरल एंट्रीज में डालें, फिर आगे चलते हैं। ओके कंपनी का नाम क्या है? बेनामी कंपनी, एक्स कंपनी। स्टेटमेंट ऑफ 31 दिसंबर 2007, 31 दिसंबर 2008 और 31 दिसंबर 2009। ना भाई डेप्रिसिएशन पेबल नहीं, कौन बोला है? डेप्रिसिएशन पेबल कोई नहीं, छोड़ दें आप, इग्नोर करें इस बात को, ये कभी कभी हो जाता होता है। टेस्ट के अंदर एक बच्चे ने लिखा हुआ था एनआरवी, मैंने पूछा क्या है, कहते हैं न्यू रेजिडल वैल्यू। नए नए फिरके पैदा हो रहे हैं। अच्छा बोलें जी, नहीं एक चीज पहले कैलकुलेट करवा लें, इंटरेस्ट पेएबल। अच्छा ये जो इंटरेस्ट पेएबल है ना, ये इंटरेस्ट का खर्चा और इंटरेस्ट का पेएबल, इसके लिए ना हमें लाइंस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए मैंने अभी तक लाइन लगाने का लफ्ज नहीं बोला। इंटरेस्ट का खर्चा और इंटरेस्ट का पेएबल के लिए आपने सिर्फ डेट्स को सामने रख के सोचना होता है। अब भाईजान आपने अमोर्टाइजेशन शेड्यूल में नहीं जाना, उधर खिचड़ी पकी हुई है, आपने इधर माइंड मेकअप करके जाना है। 31/12/7 के साल का इंटरेस्ट तो 31 दिसंबर 7 को पे नहीं हुआ, बल्कि वो तो जनवरी फरवरी मार्च 31 मार्च 8 को पे हुआ है। इस तरह सोचना है आपने, 31/12/7 पे उंगली रख के 31/12/7 का इंटरेस्ट जिगर 31/12/7 को पे नहीं हुआ, वो तो जनवरी फरवरी मार्च 31 मार्च 8 को पे हुआ है, तो मैं 31 मार्च 8 की अमाउंट उठा के उसमें से 9 महीने का पेएबल डाल देता हूं, इधर 9 मंथ्स का पेएबल डाल देता हूं। ऐसा ही है, सोचे ना दोबारा, 31/12/7 का इंटरेस्ट क्या 31/12/7 को पे हो रहा है। 31/12/7 का इंटरेस्ट पता है कब 31/12/7 को पे होता, जब रेंट 31/12/7 को पे होता, तो रेंट 31/12/7 की बजाय 3 महीने बाद पे होना है, तो इसलिए 31/12/7 का पेएबल मुझे निकालने के लिए 31/12/7 को पेमेंट मिली नहीं, पेमेंट मिली 31 मार्च 8 को, इसका मतलब है ये बाद में पे हो रहा है, इसका मतलब है इसमें से 9 मंथ्स पकड़ेंगे। पेएबल हमेशा मैंने बताया था पास्ट में जो आपने इस्तेमाल कर ली है मशीन, उसका कैलकुलेट करना है आपने, तो 10275 में से 9 मंथ्स के लिए पेएबल बुक कर लेंगे इधर। अच्छा मुझे कई दफा आप लोग इतनी जल्दी जवाब देते हैं जिससे मेरी बात नहीं सुन रहे होते, और फिगर जो है वो 1027 इंटू 9/12 कितना आ गया 7706। ओके अच्छा जी, अब मुझे बताएं 31/12/8, मैंने कहा यहां से देख लें फिर उधर जाके नहीं सोचना पड़ेगा। 31/12/8 के साल के जनवरी फरवरी मार्च का इंटरेस्ट क्या 31 मार्च 8 को पे हो चुका है या पेएबल है? तो इसका मतलब है फिर कितने महीने का पेएबल है? अप्रैल से दिसंबर का। वो कब पे होगा? 31 मार्च 8 के आखिरी 9 महीने का इंटरेस्ट का पे होगा 31 मार्च, तो 9 वाला इंटरेस्ट पकड़ के इसको 9/12 करना है। 73 इंटू 9/12 5487। अब एक छोटी सी बात आपसे कर दूं, अभी मैंने आपको दिखाया था खर्चा था 12 रुपए और पेएबल था 1 रुपए। इधर भी देखें खर्चा है ज्यादा 80, लेकिन पेएबल कम क्यों है? तो खर्चा तो पूरे साल का होता है ना,
और पेएबल सिर्फ उतने अरसे का होता है जो अभी तक पे नहीं हुआ। अच्छा, अब आखिरी दफा मैं बोल रहा हूं ताकि ये बात दिमाग में बैठ जाए। हमारा ईयर एंड क्या है? 31/12/9। इसका जनवरी, फरवरी और मार्च का इंटरेस्ट पे हो चुका है। अप्रैल से दिसंबर का 31 मार्च 10 वाली पेमेंट में पे होगा। इस फिगर को पकड़ें और इसके 9/12 इंटू 9/3/5। अब भाई बैलेंस शीट में कोई साइंस नहीं है, कोई 9/12 3/12 नहीं। लीज लाइबिलिटी और उसका करंट पोर्शन ये आप खुद ही निकाल दें, जहां जहां लाइन लगानी है लाइन लगा के ये खुद ही निकाल दें, इसमें कोई परेशानी वाली बात भी नहीं। बस ये इंटरेस्ट एक्सपेंस और पेएबल थोड़ा सा समझने वाला था, आगे आसान है। बिल्कुल राइट ऑफ यूज की बुक वैल्यू भी निकालनी है। अच्छा जी, पहले साल की डेप्सिन कितनी है? 17124। तो कॉस्ट में से माइनस कर दें 51373। बस थोड़ा सा वॉल्यूम सबने लो रखते हैं। 51373 में से 22832 माइनस करें, वॉल्यूम लो 28541 और इसमें से 22832 0 ओके। बैलेंस शीट बनाने के लिए और मैच्योरिटी एनालिसिस बनाने के लिए हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें। हमारे साल में पेमेंट पहले दिन हो रही है, आखिरी दिन हो रही है, या हमारे साल में मिड में हो रही है? मिड का मतलब एग्जैक्ट मिड नहीं होता, तो हमारे साल के पहले दिन हो रही है, आखिरी दिन हो रही है, या मिड में हो रही है? मिड में हो रही है। अब जरा फोकस करना, ये भाई का नाम क्या? रेहान, अटेंटिव रहो। 31/12/7 की बैलेंस शीट बनाने के लिए 31/12/7 के साल में जो भी पेमेंट हुई है उसके नीचे लाइन लगा दें। 31/12/7 के साल में पेमेंट ही नहीं हुई, इसके नीचे लाइन लगा दी। 31/12/7 की पेमेंट ही कोई नहीं हुई, इसके नीचे लाइन लगा दी, तो ये चला जाएगा प्याला करंट में और ये प्याली नॉन करंट में। करंट पोर्शन ऑफ लीज ऑब्लिगेशन, लीज ऑब्लिगेशन 194872 ओके। इकतीस 12/8 के साल में पेमेंट 31/12/8 को हो रही है, यकम जनवरी 8 को हो रही है, या 31 मार्च 8 को हो रही है? ब्लू शर्ट ने बोला नहीं, मुझे पता नहीं आया। 31 दिसंबर 7/8 की पेमेंट 31/12/8 को हो रही है, यकम जनवरी 8 को हो रही है, या 31 मार्च 8 को? हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें तो नीचे क्या पड़े होंगे? पेएबल, ये करंट और ये नॉन करंट। जी 222608 ओके। अगला इधर से प्लान करके जाया करें ना, इधर डेट देख के ना प्लान करके जाया करें। 31/12/9 के साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगानी है। 31/12/9 के साल में पेमेंट ये वाली हुई है, तो इसके नीचे जो है वो आपने लाइन लगा दी। यू आर खंगिंग विदाउट मास्क। ये किसमें चला जाएगा? करंट में, और ये नॉन करंट में। 26 आप सारे देखने लगे कि मैं क्या करूंगा ऊपर इधर 26087। वैसे तो 1 है, लेकिन आप पेपर में 0 लिख दीजिएगा। ज्यादा मसला हुआ तो ₹1 स्टेपल कर दीजिएगा साथ, नहीं होगा सिक्का है। चलें जी, 31 दिसंबर 7 का नोट बना दें और खत्म करें फिर मैच्योरिटी एनालिसिस। ये देखो, ये बात नेचुरल है, मैं मानता हूं कि तबीयत में बेचैनी सी आ जाती है जब तक नोट तक बात मुकम्मल ना हो। जनरल एंट्री से थोड़ा नशा चढ़ना शुरू होता है, P&L बैलेंस मुकम्मल होता है और फिर जाके नोट उसको फिनिशिंग टच देता है।
तो 31/12/7 का नोट बना लें। जल्दी करें, घड़ी के 12 बज गए हैं, जल्दी करें। 31/12/7 का बना दो बस। लीज और राइट ऑफ यूज और लीज लाइबिलिटी दोनों की बजाय मैच्योरिटी एनालिसिस का खाली बना दो। ये तारीख में पहली दफा बाप बेटा दोनों, कायदे आजम का बेटा नहीं बना था? अच्छा, था ही नहीं, रतन भाई से नहीं था? अच्छा, ओके। भाईजान आने वाले को कोई नहीं रोक सकता। रिजल्ट की बात कर रहा हूं मैं, तो पता नहीं किधर ले गया। आने वाले को नहीं रोक सकते आप। ईद से पहले आ जाए तो बहुत बेहतर है। ईद से पिछला हफ्ता भी खुशी में और ईद से ईद वाला हफ्ता भी खुशी में, डबल मजा है। भाईजान बहुत आसान है सीए यार, पढ़ने वाला बंदा होना चाहिए कोई। जी भाई, 31/12/7 का नोट बनाने के लिए कायदे आजम से रिक्वेस्ट करें कि हमें मशीन दे दें। बैलेंस शीट और नोट बनाने के लिए हमें चाहिए होता है साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगाना। तो मैच्योरिटी एनालिसिस 31/12/7 का नोट बनाने के लिए 31/12/7 की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें। तो 31/12/7 में ये पेमेंट है, यानी पेमेंट कोई है ही नहीं। तो लेस देन 1 ईयर कौन सा होगा? भाई जी ना, आपके सामने 1000 दफा मैंने कहा है कि अमाउंट मुझे ना बताया करें, साल बताया करें। 31/12/7 के लिए कौन सा साल जो है वो करंट लेस देन 1 ईयर होगा? 8 का साल, और 9 का साल 1 to 2, और 10 का साल 2 to 3 ईयर्स। बस साल देखा करें, क्योंकि अगर सेमी एनुअल और क्वार्टरली किस्तें आ जाएंगी तो जो है, तो इसलिए जो है वो इस तरह लेके चलें। हाँ जी, लेस देन 1 ईयर। लेस देन 1 ईयर, 1 to 2 ईयर, 2 to, आसान चीज ऐसी राइटिंग के साथ ही हो सकती है, 2 to 3 ईयर। यार ये क्या चक्कर है? रशीद खड़े हो, आपका नाम? आसिम भाई खड़े हो, आसिम भाई खड़े हो। ये क्या चक्कर है यार? 31/12/7 पे खड़े हैं और सारी किस्तें अभी तक देनी है 90,000 की। ये क्या चक्कर है? टोटल 90,000 आ रहा है, पेमेंट अभी तक 31/12/7 में की नहीं। कमाल, जबरदस्त। अच्छा, अपने आप ये लाट ऊपर कर लो। ओके, तैयार हो जाए भाईजान, बेल्टें शेल्टें कस लें। जबरदस्त किस्म की लॉन्ग जंप लगने लगी है, अटेंटिव हो जाए अब सारे। अच्छा, वो भूल तो नहीं गया आपको? लीज इज अ लीज, लीज इज नॉट अ लीज। अगर आपके पास 4, 5, 6 एसेट्स में से कोई भी लेसर आपको दे सकते हैं, तो मैंने क्या कहा था? लीज इज अ लीज और नॉट अ लीज। और रुखसती और निकाह में फर्क जो है वो याद है? इंसेप्शन डेट निकाह थी और रुखसती की डेट। जर्नल एंट्री किसने से शुरू करते हैं? कमेंसमेंट डेट से, जिससे रुखसती हो जाए। ओके, भाईजान ऐसा हो सकता है कि ओनरशिप विल ट्रांसफर टू लेसी एट एंड ऑफ लीज टर्म। इज इट पॉसिबल? ओके, ओनरशिप लेसी को ट्रांसफर हो जाएगी लीज टर्म के एंड पे। मिसाल के तौर पे लीज 10 साल की है और एसेट की लाइफ 12 साल है, तो 10वें साल के एंड पे ओनरशिप किसको ट्रांसफर हो जाएगी? लेसी को। इसमें से कौन कौन सी पेमेंट्स जो है वो लेसर को करनी पड़ सकती हैं? इसमें से कौन कौन सी पेमेंट्स लेसर को करनी पड़ सकती हैं? डाउन पेमेंट करनी पड़ सकती है, डाउन पेमेंट। अच्छा, रेंटल वगैरह पे करनी पड़ सकती है। रेंटल डाउन पेमेंट क्या होती है? लीज शुरू होते ही पेमेंट। और क्या इसको परचेज ऑप्शन की प्राइस पे करनी पड़ सकती है? बोले बोले बोले,
तो अगर लेसी ने लेसर से एसेट, भाईजान बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन शुरू हो गई है, ये जो बोल रहे हैं ना बाद में, इसलिए नहीं आपको समझाना। अच्छा, ओनरशिप विल ट्रांसफर टू लेसी एट द एंड ऑफ लीज। अगर ओनरशिप लीज के एंड पे लेसी को मिल जाएगी तो मोहतरम फिर क्या बनेगा? मिसाल के तौर पे कोई एसेट है, इसकी लाइफ जो है वो 5 साल है, लेकिन इसकी लीज टर्म जो है वो कितने साल है? 4 साल। अब 4 साल के बाद एसेट अगर लेसी को मिल जाएगा पैसे देके, या कई दफा लेसर मुफ्त में भी एसेट दे देते हैं, तो इसको मैं कहूंगा ओनरशिप विल ट्रांसफर टू लेसी एट एंड ऑफ लीज टर्म। उस बुनियाद पे आपको पता है, मुझे भी पता है कि 5 साल डिप्रिशिएट करते हैं, ये भी बताने की जरूरत नहीं, ये मुझे पता है। अच्छा, मैं कोई और बात करने लगाऊं तो ऐसी सूरत में लेसी लेसर को कौन कौन से पैसे देगा? लेसी लेसर को कहेगा भाईजान 1 रुपया मेरे से पकड़े डाउन पेमेंट, 4 रुपए साल के एंड पे किस्तें पकड़े, और एक मैं आपको 3 रुपए पे करता हूं, इसके बाद मैं एसेट आपसे खरीद लेता हूं। डन हो गया? डाउन पेमेंट, रेंटल और परचेज ऑप्शन की प्राइस, डन हो गया, क्लियर हो गया? एनी कंफ्यूजन? ये सारी अमाउंट्स किसने किसको पे करनी है? लेसी ने लेसर को पे करनी है। ओके, तो डाउन पेमेंट पे करेगा, रेंटल पे करेगा, परचेज ऑप्शन की प्राइस पे करेगा। ओके, कई दफा ना बिफोर स्टार्ट ऑफ लीज भी कोई पेमेंट हो जाती है, बिफोर स्टार्ट ऑफ लीज, डाउन पेमेंट से भी पहले की पेमेंट, यानी निकाह के वक्त ही कुछ पैसे दे दिए जाते हैं, तो वो ये भी कुछ हो सकता है पॉसिबल। फिलहाल हम सिंपल रखते हैं बात को। ओके, नेक्स्ट जी, अगली बात बोले ओनरशिप विल नॉट, ये मैं सारा नोट करने का टाइम दूंगा आपको। ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफर टू लेसी एट एंड ऑफ लीज टर्म। लीज टर्म के एंड के ऊपर लेसी को ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होनी। ओके, अब मिसाल के तौर पे एक लीज शुरू हुई, लेसर ने लेसी को गोली मारी, चल निकाल 1 रुपया। लेसी ने कहा ये ले जगह, अच्छा चल इधर आ, 1 नहीं है ये 1 मिलियन है। अच्छा और बता और क्या चाहिए तुझे, और क्या चाहिए, जान लेगा मेरी? कहते नहीं 4 रुपए का सालाना किराया लूंगा, फिर 4 रुपए का सालाना किराया लूंगा, फिर 4 रुपए का सालाना किराया लूंगा, फिर 4 रुपए का सालाना किराया लूंगा। लेसी ने कहा इसके बाद एसेट का क्या करेगा? कहता है वापस ले लूंगा मेरा। लेसी ने कहा मैं खरीदना, चुप, मैं खरीदना चाहूंगा, मुझे वापस करनी, बा खत्म बात, ये एसेट मेरा है, बा खत्म। लेसी ने कहा यार कोई गुंजाइश निकालें, कोई परचेज ऑप्शन की पाओ। चुप, पाओ ना। अच्छा, अब मुझे आप बताएं, ये शुरू हो जाए, अब मुझे आप बताएं कि लेसी ने क्या करना है एसेट को? जल्दी लेसी ने क्या करना है एसेट को? चौथे साल के एंड पे वापस कर देना। कितने पैसे देगा? दीवाना है, पागल है, मस्ताना है, पैसे दे। वो तो क्या करके आ रहा है एसेट को? वापस करके आ रहा है। क्या इस 1 साल एसेट लेसर के पास रहेगा, लेसी के पास रहेगा? लेसर के पास रहेगा। आगे लेसर की मर्जी, किसी और लेसी को ढूंढे, उसकी अपनी मर्जी, हमें क्या? हम तो खुद बींग लेसी का एसेट करके आ जाएंगे, वापस करके आ जाएंगे। मुझे जरा सोच के बताएं, आपको पता है कि आपने एक चीज जो है वो इस्तेमाल करनी है 4 साल, और चौथे साल के एंड पे आपने उस चीज को वापस कर देना है, तो क्या आप इसको पराई चीज समझ के इस्तेमाल कर रहे होंगे या आप इसको अपनी चीज समझ के इस्तेमाल कर रहे होंगे? हो सकता है शुरू में आप इसको ध्यान से इस्तेमाल कर रहे हो चीज को, एज्यूमिंग कि मेरे साथ भी तो कुछ अर्सा रहनी है, तो थोड़ा अरसा आप इसको जो है वो इस्तेमाल कर रहे होंगे अच्छी समझ के, लेकिन मेरे ख्याल से आखिरी साल तो आप इसको मंड के छिक के चलाएंगे और आप इसको जो है जान ले लेंगे इस चीज की, क्योंकि आप कहेंगे 5वें साल लेसर के पास जाना है, मेरी बला से मुझे क्या। और 5वें साल जो है आपके पास ये चीज नहीं रहनी, तो आप इसको फूंक के इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप इसको फूंक के मार के खराब करेंगे। ठीक है, क्लियर होगी ये बात? तो बता दें किस सूरत में आप एसेट को मंड के चलाएंगे? जब एसेट को, तो आज के बाद जहन में आ जाया करेगा ओनरशिप विल नॉट ट्रांसफर टू लेसी एट एंड ऑफ लीज टर्म का मतलब होगा मंडना। क्लियर? तो अब आप एसेट को छिक के इस्तेमाल करेंगे और अब आप कहेंगे पराई चीज है, तो ऐसी सूरत में लेसर लीज के इंसेप्शन पर आपसे गारंटी लेगा। बात गेम शुरू होने लगी है। ऐसी सूरत में लेसर लीज के स्टार्ट पे आपसे गारंटी लेगा, आपसे कहेगा भाईजान आपने मुझे एसेट वापस करना है, वो एसेट मुझे बताओ, चेक वाली शर्ट, वो एसेट मुझे बताओ जो आपने मुझे वापस करना है, तुम मुझे उसकी रेजिडुअल वैल्यू गारंटी करो। लेसी कहता है मैं तुझे गारंटी करता हूं ये एसेट इंशाल्लाह लीज के एंड पे मैं अच्छे तरीके से इस्तेमाल करूंगा, ये एसेट में चौथे साल के एंड पे 5 मिलियन का बाजार में बिक जाएगा। तो रिलैक्स रहे, टेंशन ना ले, कोई परेशानी वाली बात नहीं। मैं तुझे मुंह से गारंटी दे रहा हूं कि 5 मिलियन रुपए तुझे इंशाल्लाह लीज के एंड के ऊपर जो है वो मिल जाएंगे बाजार से, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं। ये मेरी तरफ से गारंटी है। किसने किसको गारंटी दी? लेसी ने लेसर को गारंटी दी। किस दिन गारंटी दी? भाईजान एक मिनट के लिए आपने आगे पीछे नहीं सोचना। आई कैप जो है वो इस एडजस्टमेंट को टेस्ट कर रहे हैं, बार-बार टेस्ट कर रहे हैं। आप लोगों ने 1 मिनट के लिए जो है वो लूज नहीं करना इंटरेस्ट। एक बात भी आपको समझ नहीं तो लिंक डेवलप नहीं होने बातों के। अच्छा,
ये सारी बातें किस दिन हो रही हैं? हाँ, लीज जिस दिन शुरू हो रही है, इंसेप्शन डेट शो कमेंस में जो भी है, इसमें कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, ये सारी बातें लीज के शुरू होते हुए डिसाइड हो रही हैं। क्या डिसाइड हो रही हैं? कि भाईजान लेसर को पता है कि ये चीज पराई चीज समझ के लेसी ने इस्तेमाल करनी है, इसलिए लेसर के दिल में डर बैठा हुआ है कि ये ओनरशिप मैंने इसे ट्रांसफर नहीं करनी, इसने एसेट को जाया करके, खराब करके, स्क्रैप करके मुझे दे जाना है। तो लेसर लेसी से बुलवाता है, बोल बोल कितने पैसे मुझे गारंटी करेगा, और वो एग्रीमेंट में लिखवाता है। अब एग्रीमेंट में बोलें जीआरवी कितनी लिखी होगी, गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू कितनी लिखी होगी? 5। इसके बाद लेसी क्या करेगा? लेसी सोचेगा मैंने ये देनी है या नहीं देनी। जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, मैं ये लीज पेमेंट में डालूं ना डालूं? 5 रुपए मैं लीज पेमेंट में डालूं ना डालूं? क्या ये लेसी ने देने हैं 4 साल बाद या नहीं देने? लेसी ने ये पैसे 4 साल बाद देने हैं नहीं देने? गारंटी कर दी है, गारंटी कर दी है, फंस गया है, पैसे देने हैं नहीं देने हैं? भाई लेसी जो है वो लीज के पहले दिन घर आएगा, बानो से कहेगा बानो चाय, बानो कहेगी सरताज मैंने पहले बनाई हुई है, बानो साथ बिस्किट भी, बानो वो नहीं है गुजारा कर चलो ना। अच्छा, तो अब लेसी लीज के पहले दिन लेसी सोचेगा, क्या करेगा? सोचेगा, लेसी सोचेगा कि मैंने मंडना है या नहीं एसेट को मैंने, यानी कि अन्नेवा कर लो, ब्लाइंडली कर लो, मैंने एसेट को ब्लाइंडली यूज करना है या नहीं करना? कौन सोचेगा? क्या पीते हुए? चाय पीते हुए सोचेगा मैंने एसेट को ब्लाइंडली इस्तेमाल करना है या? अब लेसी ने सोचा कि मैं बड़ा अच्छा बच्चा हूं, मैं एसेट को जो है वो बड़े जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल करूंगा। बानो आपकी क्या राय है इस बारे में कि ये एसेट जो है, चुप, ये एसेट अंदाजन बाजार में कितने का बिक जाएगा? तो मशवरा करके उन्होंने डिसाइड किया जी ये अगर आप सही तरीके से सरताज इस्तेमाल करें ना तो ये 6 मिलियन की मशीन बिक जाएगी। बता दें जीआरवी कितनी पे करनी पड़ेगी? एक्सेलेंट, कुछ भी पे नहीं करनी पड़ेगी। व्हाट विल बी द आउटफ्लो फ्रॉम द पॉकेट ऑफ लेसी एट द एंड ऑफ लीज टर्म? मैंने आपसे 2 बातें की हैं। लीज के शुरू होते हुए लेसी और लेसर की बात अलग की है, लेसी और बानो की बात अलग की है, और इसको बानो से ही याद रखना है आपने, इसी तरह याद रहेगी वरना नहीं याद रहेगी। लेसी लेसर के पास बैठेगा, एग्रीमेंट में लिखवाएगा, लेसर आप परेशान ना हो, अगर एसेट की टूट फूट खराश तराश कोई मसला हो गया ना, मैं 5 मिलियन रुपए आपको गारंटी करता हूं। ये एग्रीमेंट में लिखवा के आ जाएगा। स्टैंडर्ड कहता है लेसी सोचे अब इसने इसको मिस यूज करना है एसेट को या सिर्फ यूज करना है एसेट को। अब लेसी सोचेगा यार मैं जिस तरह यूज करता हूं ना मुझे ही पता है, और कुछ लोग होते हैं आपको पता है चीजें रेकलेसली यूज करते हैं, सबको अपनी नेचर पता होती है। तो स्टैंडर्ड कह रहा है लेसी अपनी आदत को सामने रखते हुए सोचे कि मैंने एसेट को कैसे यूज करना है। अगर लेसी कहता है मैंने एसेट को यूज करना है, मिस यूज नहीं करना, तो फिर ये एसेट अच्छी प्राइस देके जाएगा। लेसी लीज के पहले दिन सोचेगा कि मेरे ख्याल से ये एसेट बाजार में उस वक्त कितने का बिक जाएगा? 6 का। अब लेसी और लेसर एसेट को लेके जाएंगे लीज के एंड पे बाजार में, बाजार से 6 मिलियन लेसर को मिल जाएगा। अब लेसी उसे कहेगा भाईजान मैंने आपको कुछ नहीं देना, मैंने आपको गारंटी की हुई थी कि मैं आपको 5 तक दे दूंगा, आपको कोई नुकसान हुआ? आपका नुकसान ही नहीं, आपको तो 5 से ऊपर के पैसे मिल रहे हैं। तो जब आपको 5 से ऊपर के पैसे मिल रहे हैं तो मेरे ऊपर क्या इल्जाम लगा रहे हो? आपको यही डर था ना मिस यूज ना करूं, मैंने किया ही नहीं मिस यूज, तो फिर मेरी तरफ कौन से पैसे बनते हैं? ऐसी सूरत में बोलें लेसी कितने पैसे देगा? अभी मैं ये सारा डेटा आपको लिखवाऊंगा, सबर, सारा डेटा आपको लिखवाऊंगा। सेकंड ऑप्शन बोलें बेगम ने कहा, बानो ने कहा, शोहर मुझे बताया तेरा तू जो है वो जिस तरह एसेट इस्तेमाल करता है ना, ये मशीन जो है तूने जबरदस्त किस्म का जो है ना तूने खराब कर देना इसको। तो रशीद ने कहा वैसे मुझे भी पता है कि ये मशीन जो है ना मिस यूज हो जानी है, तो आपको भाईजान वापस आ जाओ। अच्छा, अब ऑप्शन 2, एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू इज 3.5। एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू इज 3.5। इन दोनों सिनेरियोज में आप एलपी की कैलकुलेशन में कितना डालेंगे? जल्दी। छा गए आप लोग। लीज पेमेंट्स को डिस्काउंट करना होता है ना, तो डिस्काउंट आप इसमें कुछ भी पैसे नहीं करेंगे। वाई? मशीन की रेजिडुअल वैल्यू कितनी होगी अगर हम अच्छा इस्तेमाल करें? 6। हमने कितनी गारंटी की हुई है? 5। तो जब 5 रुपए लेसर को मैंने गारंटी किया और उसके बदले 6 वाली चीज दे के आ रहा हूं तो मेरे से गारंटी वाले पैसे नहीं मांगेगा। दूसरी सूरत, मुझे पता है मेरी ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा स्ट्रक्चर है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे एम्प्लॉइज हैं जिनको जितना मर्जी समझा लो वो मशीन को मिसयूज करेंगे, मुझे पता है। तो मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को सामने रखते हुए ये कहूंगा कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉइज चीज को मिसयूज करते हैं, और मैं अंदाजा लगाऊंगा घर बैठ के बानों के सामने कि मेरे ख्याल से ये एसेट सिर्फ 3.5 मिलियन का बिक सकेगा बाजार में। अब मैंने गारंटी कितनी की हुई है? 5 की। 3.5 तो उसको बाजार से लेसर को मिल जाएगा एसेट बेच के, मेरी तरफ से कितना जाएगा?
1.5 मैं लीज पेमेंट की कैलकुलेशन में डालूंगा और उसको डिस्काउंट करूंगा। जिस तरह परचेज ऑप्शन की सिंगल पेमेंट को डिस्काउंट करता हूं, इसी तरह इसको भी डिस्काउंट करूंगा। ओके, तो अब मोहतरम मुझे बता दें सवाल क्या बना। सवाल एक मिनट सवाल जल्दी से बनवा दें। क्वेश्चन आपका क्या बनेगा? रेंटल कितना है जी? 4 रुपए, ₹4। लीज टर्म, एक्सेलेंट। लीज टर्म कितने ईयर्स? लीज टर्म भी 4 साल। डाउन पेमेंट ₹1। द लेसी, बोले द लेसी विल रिटर्न। पहले ये बात तो समझे ना, द लेसी विल रिटर्न द एसेट टू लेसर एट एंड ऑफ 4 years। 4 years के एंड पे लेसी लेसर को क्या कर देगा? एसेट। सबर पहले जरा मुझे सवाल में साथ बनवा लें। 4 years के एंड पे वापस कर देगा, ठीक है। लेसी हैज गारंटेड, ये गारंटी किस वक्त होगी? एट द स्टार्ट ऑफ लीज। लेसी हैज गारंटेड ₹5 टू लेसर फॉर मिस यूज समझ लें या जो भी समझ लें, उसको डर तो यही है ना, जो मर्जी लिख लें इसका नाम। तो लेसी ने लेसर को कितने गारंटी कर दी है? 5। अब अगला सवाल, अगला रिक्वायरमेंट अंडर 2 इंडिपेंडेंट, एक्सेलेंट, अंडर 2 इंडिपेंडेंट सिनेरियोज कैलकुलेट एलपी। सिनेरियो 1, सिनेरियो 2। लेसी एक्सपेक्ट्स दैट, बोले ना यार, दैट रेजिडुअल वैल्यू विल बी ₹6। लेसी एक्सपेक्ट कर रहे रेजिडुअल वैल्यू 6 है। सेकंड ऑप्शन, ये बानों वाली बातें हो रही हैं, रेड मार्कर मैंने शुरू कर दी है, ठीक है। लेसी एक्सपेक्ट्स दैट रेजिडुअल वैल्यू विल बी ₹3.5। यानी इस सूरत में शायद वो मिस यूज करेगा काफी असर को। इन दोनों सूरतों में एलपी निकालनी है। क्वेश्चन नोट कर लें, सोल्यूशन आपने खुद ही करना है। एलपी मैंने कहा है, पीवी ऑफ एलपी नहीं कहा। पीवी ऑफ एलपी तो तब होती है ना जब मैं डिस्काउंट रेट देता, तो खाली एलपी निकालनी है। वो पूरा मैं एक दफा दिखा दूंगा आपको, पहले जरा नोट करने दो सबको एक दफा। चलें एक दफा तस्वीर खींचने वाले हजरात को एक दफा अपनी तसल्ली कर लें। चलें जी, तस्वीर खींच ली, बस नोट कर लें पहले। ये सारा चीजें ना लेसी लीज के शुरू में सोचेगा, बाद में जाके कुछ और हो वो हमारे सिलेबस में नहीं है। उसे कहते हैं रीअसेसमेंट ऑफ लीज। वो हमारे हो सकता है बाद में जाके ये चीजें इस तरह ना हो, एक्सपेक्टेशंस ही ना सारी, तो वो उसकी हमें टेंशन नहीं लेनी है। हमने लीज के शुरू में चीजें सोच लेनी है, और बंदे को अपनी नेचर पता होती है कि मैं चीज को किस तरीके से इस्तेमाल करूंगा। कुछ लोग देखें कैलकुलेटर पे एक निशान नहीं लगा हुआ, एक खलास नहीं लगी हुई, रजिस्टर भी साफ है उनका वैसे। अच्छा, जी मोहतरम, जी रेंट के ऊपर लेसर आप यही एज्यूम करोगे बाजार जाके एसेट को बेच देगा, वरना कई दफा लेसर एसेट किसी और को भी दे देता है, लेकिन हमें डाटा इसी एतबार से दिया होगा। ये जो मैं सिनेरियो कर रहा हूं इसमें ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। द लेसी विल रिटर्न द एसेट टू लेसर एट द एंड ऑफ 4 ईयर। 2 ऑप्शन थी ना, अभी मैं वो उधर लेके जाता हूं आपको लेफ्ट साइड पे जो मैंने नोट किया हुआ है। नोट हो गया? सोल्यूशन तो मुझे कराने की जरूरत, करा देता हूं सोल्यूशन। हाँ जी भाई, आंसर पहले का आंसर, लीज पेमेंट, डाउन पेमेंट कितनी? 1, रेंटल 4 into 4 मैड ईयर, 4 रुपए कराया 4 साल तक, और कितने रुपए? 0 रुपए। 0 रुपए किस मद में? जीआरवी की मद में, जीआरवी के मद में। चलो खुला खुला करके नोट कर लेते हैं, 1 मिनट यार बस। लीज पेमेंट इज इक्वल टू डाउन पेमेंट प्लस रेंटल प्लस जीआरवी। जी डाउन पेमेंट 1, रेंटल और जीआरवी 0। ये कौन सी ऑप्शन है? ए। ऑप्शन बी, डाउन पेमेंट सालाना कराया। अच्छा, अब बाजार में आप लेके जाएंगे तो कितने का बिकेगा?
3.5 का, लेकिन गारंटी किसी की है? अब 5 आपने उसे वादा किया दूंगा, 3.5 आपने उसे एसेट की फॉर्म में दे दिया, तो 1.5 आप उसे कैश की फॉर्म में दे दें। 18.5 मिस यूज किया तो ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। जी आप पूछ लो। हाँ भाईजान, भाई ये पूछ रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि गारंटी उन्होंने 5 की दी हुई है और मार्केट के अंदर जो है वो सोच रहे हैं एसेट 6 का होगा। इसकी वजह क्या होती है? असल में लेसी और लेसर, याद रखिएगा, दोनों लालची लोग हैं। लेसी हमेशा गारंटी की फिगर कम से कम लिखवाएगा, लेसर का जोर होगा ज्यादा से ज्यादा लिखवाएं। अब वो लड़ते 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 कोई एक प्राइस तय पा जाएगी कि यार लेसी कहेगा भाईजान इतनी ज्यादा गारंटी मैं नहीं दे सकता, नहीं है तो ठीक है मैं किसी और लेसर के पास जा रहा हूं। लेसर कहेगा नहीं यार कुछ थोड़ी सी गारंटी की अमाउंट लिख तो सही ना यार, मेरी जरा तसल्ली हो। तो लेसी उसकी तसल्ली के लिए अमाउंट लिखवा देगा 5। बाद में लेसी खुद सोचेगा हो सकता है एसेट 6 का बिके, 15 का बिके, 100 का बिके, वो उसकी मर्जी है। तो गारंटी तो लेसी और लेसर ने बहस करके आपस में लिखवाई है। चलें जी, अब आपका मुझे सवाल में आपने मुझे बताना है, मैं आपके सामने 3 सवाल रख रहा हूं, आपने मुझे बताना है उसमें से जीआरबी क्या लेनी है। लेकिन पहले इस बहस को पूरा कर जाएं। वो ये वाली बहस, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये हमारे ना लीज के फॉर्मूलाज बन रहे हैं आज। डाउन पेमेंट भी देते हैं हम, रेंटल भी देते हैं। भाईजान जीआरबी जो है ना, एक्सपेक्टेड टू बी पेड बाय लेसी, एक्सपेक्टेड टू बी पेड बाय लेसी, ये जीआरबी होती है। जीआरवी की अमाउंट जो पेपर में गिवन होगी वो नहीं डालनी। जीआरवी कितनी थी? 5। जीआरवी छोटे मुश्किल से, गारंटी कितनी थी? 5। गारंटी की अमाउंट नहीं डालनी, गारंटी जितनी पे करने की उम्मीद है वो डालनी है। जीआरवी एक्सपेक्टेड टू बी पेड बाय लेसी। अच्छा ऊपर हेडिंग दे दें इन दोनों के ऊपर, लेसी फॉर्मूलाज, यानी लेसी के फॉर्मूलाज हैं, लेसर के नहीं है। ये लेसर के अलग फॉर्मूलाज होंगे। ये इधर ये लिख लें भाईजान, लीज पेमेंट इज इक्वल टू डाउन पेमेंट प्लस रेंटल प्लस जीआरबी एक्सपेक्टेड टू बी पेड बाय लेसी। अच्छा एसेट की पूरी प्राइस कब देनी पड़ेगी? जब आपने ओनरशिप ट्रांसफर करवानी है। और अगर आपको नहीं चाहिए एसेट तो फिर मिस यूज की कंपनसेशन डिपेंड करता है पे करनी है नहीं करनी है। अगर आपको लग रहा है पे करनी है तो वो भी डाल दें, और वो भी लेसी को लेसर को पे करनी पड़ेगी। किताब दो। अब आपने ना किताब नहीं खोलनी, असल में किताब में साथ ना सोल्यूशन दिया हुआ है, तो वो सोल्यूशन देख के आप जो है वो परेशान हो जाएंगे। यानी कि आपको फिर भाईजान इन तीनों सूरतों में मुझे कंक्लूजन बता दें। 3 मैंने आपके सामने सिचुएशंस रखी हैं, 1 2 3। लेसी ने गारंटी की है 6 मिलियन। यार फिर ऐसी सूरत में हम कुछ भी नहीं कर सकते, पेपर में ये एज्यूम करेंगे वो 6 पे करेगा। अब क्या करें? या फिर 0 ले लें या 6 आई कैप तो इसी तरह करता है। अगर खाली लफ्ज लिखा हो ना लेसी ने गारंटी कर दी है 6, तो बस फिर देने हैं 6। ठीक है, ये अजीब सा सवाल होगा पेपर में जो होगा। असली सवाल दूसरा और तीसरा है, दूसरा और तीसरे में जज करें। रेजिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ मशीन कितनी है? ये बानों वाली बात है, ये बानों वाली बात है जो लेसी सोच रहा है अपने यूज को सामने रख के। लेकिन मुआहदे में कितनी लिखवा के आया है? एंड लेसी हैज गारंटेड 10। ये मुआहदे में लेसर के साथ लिख के आया है, उसे जबान दे के आया मैं तुझे कितने दे दूंगा? 10। आके सोचा कि बाजार में कितने का बिक जाएगा, लेसी की जेब से कितना जाएगा? 0। और आखिरी बात, रेजिडुअल वैल्यू खुद सोच रहे बानों के पास बैठ के कि मैंने कितनी बनेगी एसेट की? 15। लेसर को कितने गारंटी करके आया? 18। अब लेसर को मुंह से क्या क्या आया? 18 दूंगा, और खुद सोच रहे कि मैं चीज इस्तेमाल करूंगा तो 15 तक निकल ही जाएगी। तो कितने ऊपर के देने पड़ेंगे? 3। तो एलपी की कैलकुलेशन में 6 डालेंगे, 0 डालेंगे और 3 डालेंगे। पहला सिनेरियो थोड़ा अजीब सा था, उसमें जो अमाउंट हुई वो आप ऐसे ही कर दीजिएगा। पेज 40। ये जीआरबी किसकी बुक्स में है? लेसी की बुक्स में।
हाँ हाँ डिस्काउंटेड लगेगा इन पे, ये भी सवालों में कल से इंशाल्लाह जीआरवी हम डालना शुरू करेंगे, उनको डिस्काउंट करेंगे। ये जीआरवी कब पे करेंगे, 4 चौथे साल के एंड पे करेंगे ना, पांचवें साल तो नहीं, 5वें साल तो चौथे साल के एंड पे करेंगे, तो ये सवालों में डालना शुरू करेंगे, हम इनको डिस्काउंट भी करेंगे। चलें जी, इट्स ओवर फ्रॉम माई साइड। अब मैं आपको 5-7 मिनट IAS 41 का क्लास के अंदर एक टेस्ट ले रहा हूँ, वो टेस्ट अलग है जो आपका उधर होना है, वो रूम में आपने जाने अलग से, वो टेस्ट अलग है। अब क्लास के अंदर टेस्ट लेने लगा हूँ। अच्छा मुझे आप ये बता दें कि आज होमवर्क में प्रैक्टिस का क्वेश्चन, हाँ प्रैक्टिस का क्वेश्चन 3 कराइएगा। प्रैक्टिस का क्वेश्चन 3 किधर है? प्रैक्टिस का क्वेश्चन 3 पेज 68। ये फटा है, ये दिसंबर है और ये यकम मार्च है, तो वो समझ गए होंगे आप। ओके कैलकुलेटर सिर्फ आपके हाथों में होंगे, कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशंस नहीं है। किताब नहीं निकालनी। चलें जी ये सॉल्व कर दें। ये सवाल की रिक्वायरमेंट है, हाईलाइट कर दिया मैंने। कैलकुलेटर पकड़ें, पेज नंबर नहीं बताना मैंने, एक दफा आप सॉल्व कर दें फिर बताऊंगा। पेज नंबर वैसे 576 है, रिक्वायरमेंट हाईलाइट हुई भी है। कैलकुलेटर पकड़ते जाएं और टोटल करते जाएं। क्या फिगर आई है? 241, ठीक है। और कोई फिगर? 151। 244 कौन है? खड़े हो जरा। एक्सेलेंट, 244 नजर आ गए मुझे आप। 244 है। 244 है, 1 मिनट और ले लें और अब देखें कौन सी चीज आपने गलत क्लासिफाई की थी। याद रखिएगा बायोलॉजिकल, यार वैसे अच्छा इसमें अब आप लोग बहस शुरू कर देंगे, मुझे बताएं बियर प्लांट को निकाल के बताएं। असल में ऐसे बायोलॉजिकल एसिड जिन पे IAS 41 लगता है, तो बियर प्लांट को ना डालिएगा। अच्छा मुझे बताएं जो ट्रीज आपने ग्रो किए हैं यूज्ड एज लंबर, अभी ग्रोन हैं, तो ट्री लगे हुए हैं या कटे हुए हैं? लगे हुए हैं ट्रीज, तो लगे हुए ट्रीज बायोलॉजिकल एसेट्स हैं। ये बायोलॉजिकल एसेट्स हैं। ये बियर प्लांट इसलिए नहीं है कि ये लंबर के लिए, लकड़ी के लिए लिए। बियर प्लांट की तीसरी शर्त थी लकड़ी स्क्रैप के तौर पे बेचनी है, तो ये आपका बायोलॉजिकल एसेट है जिस पे आपका लगेगा IAS 41, किताब का पेज 576 अगर किसी ने लिखना है साथ साथ। नेक्स्ट, ट्रीज कल्टीवेटेड बोथ फॉर देयर फ्रूट एंड देयर लंबर। ये ट्रीज भी लकड़ी लेने के लिए लगाए हैं, तो बियर प्लांट क्यों नहीं है? क्योंकि लकड़ी स्क्रैप के तौर पे नहीं बिकेगी, लकड़ी पैसों की बिकेगी, महंगी। 576। तो ये भी ट्री क्या है? बायोलॉजिकल एसेट। एनुअल क्रॉप्स मैंने आपको दिखाई थी, आलू वगैरह। एनुअल क्रॉप्स लगी हुई लग रही हैं या कटी हुई लग रही हैं? पोटैटोस का लफ्ज़ तो नहीं लिखा हुआ कहीं, तो एनुअल क्रॉप लगी हुई लग रही हैं, तो ये लगे हुए आलू तो क्या हैं? बायोलॉजिकल एसेट। बियर प्लांट्स मैंने माना अब बायोलॉजिकल एसेट है, लेकिन इन पे IAS 16 लग रहे हैं ना, इसलिए फिर इनको बायोलॉजिकल एसेट में ना डालिएगा और नोट दे आइएगा कि मैंने बियर प्लांट को बायोलॉजिकल एसेट में नहीं डाला। वैसे सवाल होना चाहिए था बायोलॉजिकल एसेट्स अंडर IAS 41, वो फिर ज्यादा मजे का सवाल होता। अच्छा तो बियर प्लांट पे क्या लगना है? IAS 16। फ्रूट ग्रोइंग ऑन बियर प्लांट या फ्रूट कट डाउन फ्रॉम प्लांट? इसका मतलब है मैंने आपको बताया था मैंगो जब तक लगाए मैंगो जब तक लगाए बायोलॉजिकल एसेट है, मैंगो कटने के वक्त एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है और एक लम्हे बाद इन्वेंट्री है। व्हाइट शर्ट आप अटेंटिव है ना जी? बिल्कुल, बड़ा मजा आ रहा है। तो ये भी क्या है बोलें? बायोलॉजिकल एसेट, क्योंकि लगा है अभी तक। पाइजन कुत्ते की तुम सॉरी, डॉग्स फॉर सिक्योरिटी पर्पस, डॉग्स फॉर पपीज। अगर लिखा होता डॉग्स फॉर पपीज, बच्चे को कहते हैं उसको, तो डॉग्स फॉर पपीज लिखा होता तो फिर तो वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में आ जाते। अभी तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नहीं हो रही। शीप्स का रेवड़ या मिल्क के लिए होंगे या वूल के लिए होंगी, जो भी है, इस पे तो IAS 41 लगेगा। वूल sheared फ्रॉम शीप, ये तो IAS 2 लगेगा। 244। अगला सवाल जी भाईजान, ये क्या है? फेयर वैल्यू लेस
क्या चीज क्या है? एनुअल क्रॉप्स 28 मिलियन, ये भी बायोलॉजिकल एसेट है, ये लगे हुए आलू हैं। जब तक लगे हुए हैं बायोलॉजिकल एसेट आलू, जब आलू उतर गए एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, और जब आलू उतर के एक लम्हे बाद इन्वेंट्री, और जब छुरी चल गई और तेल लग गया तो फ्रेंच फ्राइज। अच्छा जी, सॉल्टेड, इसको फिर घर से कर लीजिएगा, कल डिस्कस कर लेंगे। पहला सिर्फ बता दें, पहला यानी ये वाला पहला, ये वाला पहला, ये वाला पहला, और मैंगो ट्रीज। अच्छा, मैंगो ट्रीज भाईजान कई साल फल देते हैं, ये आई कैप पेपर में बताएगा, आई कैप पेपर में बताएगा। ये मेरे ख्याल से इस तरह ओपन नहीं होगा, अभी जहां से मैंने कहीं से सवाल उठाया वहां नहीं बताया हुआ था, आई कैप बताएगा। मैंगो ट्रीज कई साल फल देते हैं, तो बता दें मैंगो ट्रीज बियरर प्लांट है, क्योंकि मैंगो ट्रीज में 3 खासियत पाई जाती है। नंबर 1, कई साल मैंगो देते हैं, 1 साल से ज्यादा मैंगो देते हैं, मैंगो के लिए रखे होते हैं, और स्क्रैप सेल के तौर पे बिकता नहीं। जिंदगी में आपने कभी नहीं सुना होगा भाईजान ये आम की लकड़ी की बनी हुई कुर्सी आपके लिए हमने तो लंबा, अच्छा हाँ, तो स्क्रैप सेल के तौर पे कहीं से ली होगी, तो मेन सेल के तौर पे नहीं है। अच्छा यार, मुझे निहायत ही अफसोस से ऐलान करना पड़ता है कि आधे बच्चों को मैंने अपनी इन नेकेड आइज से देखा है कि किताब बैग में रख रहे थे। यार ये देखें, ये बस फिर जिसने किताब रख ली ना बैग में, उसे ऐसे करें, केड़े पिंडों आए हो भाईजान। ये हाइब्रिड की दूसरी और तीसरी रो। अच्छा चलो यार, बंद करो, टेस्ट बांटना शुरू करें।